हाँ जी नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समास। लिखिएगा। समास क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको 100% समास को लेकर कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। और यकीन मानिएगा कि समास को मैं इसी एंगल से प्रस्तुत करूंगा कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो समझ लीजिएगा पढ़ने के पश्चात सब कुछ समझ में आ जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। लिखिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना ऑब्लिक संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना ऑब्लिक संक्षिप्त करना। अब यहां प्रश्न उठता है कि साहब किसको संक्षेप किया जाता है, किसको संक्षिप्त किया जाता है। तो बात साफ है। लिखिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास नहीं कहलाता। समास नहीं कहलाता। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास नहीं कहलाता। अपितु ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग किताबों में ऐसा ही पढ़ते हैं, आज तक ऐसा ही पढ़ता है क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। ये गलत बात है। अभी मैं इसको गलत सिद्ध करूंगा। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास नहीं कहलाता, अपितु पदों का मेल समास कहलाता है। अपितु पदों का मेल समास कहलाता है। अपितु पदों का मेल समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास नहीं कहलाता, अपितु पदों का मेल समास कहलाता है। जो पद है उसका मेल समास कहलाता है। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा और आप भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सर शब्द का मेल समास क्यों नहीं होता और पदों का मेल समास क्यों होता है और शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा, पहले हम ऊपर वाली बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास नहीं कहलाता। शब्द ले लीजिएगा। ये रसोई है, ठीक है, ये शब्द है। इधर अपन ले लेते हैं के लिए, ये भी शब्द है और घर भी शब्द है। अब इनका मेल कहां होगा? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास। तो ये रसोई अलग है, के लिए अलग है, घर अलग है, तो शब्दों का मेल हो ही नहीं सकता। प्रश्न उठता फिर किसका मेल होता है? पदों का मेल। तो यहां पहले ये जानना जरूरी है कि पद क्या होते हैं। तो लिखिएगा, पद क्या है? पद क्या है? क्वेश्चन मार्क। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं दो या दो से अधिक, हां, पद क्या है? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। कोई भी शब्द सेंटेंस में यूज हो जाता है तो क्या बन जाता है? पद। अब देखो, शब्द का मतलब ये तो अपने आप में अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। अब मैं वाक्य में प्रयोग करूंगा, जैसे रसोई आ गया,
के लिए आ गया और घर आ गया। अब जैसे मोहन रसोई के लिए घर में प्रवेश करता है, तो ये पूरा का पूरा अब क्या बन रहा है, ये वाक्य। यानी एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, जब स्वतंत्र होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या बन जाते हैं, पद। अब यहां रसोई भी पद है, के लिए भी पद है, घर भी पद है। तो दो या दो से अधिक पद ये दोनों मिलेंगे, घर और रसोई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। जबकि शब्द तो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो तो मिल ही नहीं सकते। तो दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। शब्दों का मेल समास नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़िएगा। समास में कम से कम, समास में कम से कम दो पद, समास में कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। समास में कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। समास में कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। जो समास है उसमें कम से कम दो पद होने जरूरी है। समास में कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। एक पद का कोई भी समास नहीं होता, एक पद का कोई भी समास नहीं होता, एक पद का कोई भी समास नहीं होता। तो मैं आपके बेसिक कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर रहा हूं जिसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब आपसे देखिएगा, पूछा जाएगा पेन, पेन, पानी, कौन सा समास है, कोई समास नहीं। हम लोग तो जहां भी देखते समास दिखाई देता हमें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जो प्रारंभिक स्तर पर तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में तो पता ही नहीं कहां समास होता कहां नहीं होता। और आपकी भी यही है, आप भी सोचेंगे पेन में कौन सा समास है, पानी में कौन सा समास है। तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि समास में कम से कम दो पद होने चाहिए। एक पद है इसमें, पेन एक ही तो है, ये पानी एक ही तो है, तो इसमें समास नहीं हो सकता। अब्ज है, जैसे एक शब्द अब्ज, अब्ज पानी का पर्यायवाची है नहीं। अब्ज, अब यानी जल में जन्म लेने वाला, कमल का पर्यायवाची है, उसमें समास हो सकता है क्योंकि वो दो या दो से अधिक से मिलकर बना है। लेकिन यह बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि समास एक पद में नहीं होता। पानी में है, घर में है, दिन में है, दिवस है, पहाड़, डोरा, चावल, जो भी है, इनमें समास नहीं होता। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अब बाल में भी कोई समास होता है क्या, आंख में समास होता है, नाक में समास होता है, मुंह में समास होता है, नहीं होता। क्योंकि ये सब क्या है, एक पद के। नीचे और लिखो, और स्पष्ट कर देता हूं। समास, समास यौगिक शब्दों में ही होता है, समास यौगिक शब्दों में ही होता है। जो समास है वो यौगिक शब्दों में ही होता है। अब यहां यौगिक शब्द भी जानना जरूरी है, ब्रैकेट में लिखिएगा, यौगिक शब्दों में होता है, ब्रैकेट में। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक का मतलब होता है जिनमें, लिखो ब्रैकेट में, जिनमें संधि प्रत्यय उपसर्ग काम करता है, जिनमें संधि प्रत्यय उपसर्ग काम करता है, जिनमें संधि प्रत्यय उपसर्ग काम करता है। लीजिएगा, वो तो कौन से शब्द होंगे, यौगिक। आगे लिखो, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। समास रूढ़ शब्दों में नहीं होता, समास रूढ़, रूढ़ भी बोर्ड पे लिख दिया मैंने, समास रूढ़ शब्दों में नहीं होता, समास रूढ़ शब्दों में नहीं होता। जो समास है वो रूढ़ शब्दों में नहीं होता। और रूढ़ में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। रूढ़ में, आगे ब्रैकेट लिख लीजिएगा, जिनमें संधि प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करते, संधि प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करते।
मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया समास में 2 या उससे अधिक पद होने चाहिए। अब देखो 2 पद कब होंगे? जब संधि काम करेगी, समास काम करेगा, प्रत्यय काम करेगा, उपसर्ग काम करेगा। यानी जिनमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग काम नहीं करते वो रूढ़ होते हैं। तो रूढ़ का मतलब जैसे मैंने आपके सामने लिखा, पेन है, घर है, दिन है, दिवस है। अब इनमें क्या काम कर रहा बताइए आप? ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब जिनमें कोई भी प्रोसेस काम नहीं करती। और यौगिक का मतलब जिनका निर्माण में संधि, प्रत्यय, उपसर्ग काम करते हैं। तो समास में कम से कम 2 पद होने आवश्यक है। ध्यान दे, एक पद का कोई भी समास नहीं होता। स्पष्ट हो गई है? चलिएगा आगे लिखिएगा। एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो अमूमन आपके दिमाग में, आपके भेजे में हमेशा उड़ती रहती है। समास में कम से कम बताया जा चुका है कि 2 पद होने चाहिए। आगे हम पढ़ रहे हैं कि एक क्या लिखा है? एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब कैसे? तो आप देखते होंगे। और कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? एक पद में कितने समास हो सकते हैं इसके बारे में भी कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन यह तय है कि एक पद में एक से अधिक समास होते हैं। जब बच्चे पहली बार तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि दशानन में तो सर 2 है, दशानन में तो 2 समास है, बहुब्री भी है, द्विगु भी है। तो मैं उनको कह देता हूँ नहीं बहुब्री है। तो बेटे बेटे क्या सोचते, देखो इसको कुछ नहीं आता। अरे आता तो तुम्हें नहीं, अभी तो तुम तो उगे ही हो। बच्चों की मानसिकता होती है, छोटे बच्चों को उनको वही चाहिए जो उन्होंने किताब में पढ़ा है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, एक पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हो सकते हैं तो फिर किसको सही माने, प्राथमिकता उत्तर में किसको दे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिएगा एक पद में एक से अधिक समास कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये पीतांबर है, पीतांबर है, और मैं लिख देता हूं लंबोदर है, और मैं लिखूंगा अपुरुषोत्तम। बस ये 3 ही उदाहरण दूंगा। ऐसे इस आधार पर आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं एक एक को समझो, पीतांबर। अब आपसे पूछा जाए कि साहब पीतांबर में कितने समास है, तो 2 समास है इसमें। एक तो है बहुब्री समास जो मैं आपको लिख के बताता हूं, बाद में आप उतारेंगे, और एक है इसमें कर्मधारय समास। 2 समास है इसमें। अभी मत उतारेगा, मैं अभी टाइम दूंगा आपको ताकि गलत नहीं उतारे आप लोग। दूसरा लंबोदर है। लंबोदर में भी वही आपका कौन सा समास है? बहुब्री समास है और कर्मधारय समास है। ठीक है। पुरुषोत्तम की अगर बात करें तो पुरुषोत्तम में हमारे हैं कर्मधारय समास है, यहां बहुब्री समास है, बहुब्रीहि समास है, और आपका तत्पुरुष समास भी है। तत्पुरुष में आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। अब पहली बात तो इतना ही समझिएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कि अगर डायरेक्ट ऐसे आ जाए जैसे मैंने लिखा है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, 3 सामने आ गए, इधर आपके 2 सामने आ रहे, इधर भी 2 सामने आ रहे। तो ऐसी स्थिति में तो डायरेक्ट अगर ऐसे ही प्रश्न आए तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में वैसे तो कोई निश्चित प्रावधान नहीं है, फिर भी बावजूद मेरा अपना तजुर्बा है उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि ऐसी सिचुएशन में मैं बहुब्री समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जितना अभी मैंने लिख रखा उसके बिहेव पर बात कर रहा हूं मैं, और आगे बढ़ूंगा तो फिर दूसरा भी आएगा। लेकिन सीधा सीधा आ जाए निम्न में से पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 में पहली प्राथमिकता किसको देंगे? बहुब्री समास को देना है। लेकिन अगर इसका सामासिक विग्रह करके पूछ लिया जाए तो फिर स्थिति बदल सकती है, और बदलती ही है। कैसे? चूंकि अब आप देखिएगा
यहां पीतांबर, पहले बहुब्री समास की बात कर रहे हैं। पीत, पीत की जगह पीला नहीं आएगा। सामासी विग्रह में कृपया यात्रीगण ध्यान दे, उसी शब्द का इस्तेमाल करें जो पद में है। पीत का मतलब पीला होता, पूरी दुनिया को ही पता है। अपन बोलते हैं नीला, नील गगन, तो अपन लिखते हैं नीला है आकाश, जो गगन ही आना चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से आकाश अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो ब्रैकेट में आप जरूर लिख ले उसका अर्थ कि गगन का मतलब आकाश होता है। तो जो शब्द में दे रखा ना उसी को देखना है। तो पीत है अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता है। पीत है अंबर जिनके वह है, पीत है अंबर जिनके वह कौन? विष्णु। तीसरा अर्थ निकल रहा, पीत है अंबर जिनके वह कौन? विष्णु। कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, ये अलग अलग परंपराएं हैं, उसके आधार पर है। अब इसको मैं कर्मधारय में बदल रहा हूं। पीत, पीत कर्मधारय में बदलो, कर्मधारय में विशेषता आता है। पीत है, पीत है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र कैसे हैं? पीले। पीत पीले हैं जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र कैसे हैं? पीले। विशेषता बता रहा किसकी? अंबर की। कौन? पीत। तो जहां विशेषण और विशेष्य काम करता है वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है। लंबोदर, यहां वही बात आ जाएगी, लंब है उधर जिनका, उधर जिनका वह कोण, जो भी होगा गणेश जी। तीसरा अर्थ निकल रहा है। और देखो आप, लंब है जो उधर, किसकी विशेषता बता रहे हैं यहां? उधर। किसकी विशेषता? उधर की विशेषता बता रहे। लंब है जो उधर, उधर की विशेषता बता रही। पुरुषोत्तम की अगर बात करें तो देखिएगा कर्मधारय में क्या होगा? पुरुष, पुरुष जो है, पुरुष जो है क्या? उत्तम। पुरुष जो है उत्तम, विशेषता बता रहे हैं पुरुष की, किसके माध्यम से? उत्तम के माध्यम से। बहुब्री में क्या होगा? बहुब्री में क्या हो जाएगा बताइएगा? यहां हम लोग बात करेंगे पुरुष, कौन सा? पुरुषों, पुरुषों में है उत्तम जो वह श्री राम, और पुरुषों में उत्तम अधिकरण में आता है में और पर, पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आ गए? तो पहली बात तो अभी और गहराई में लेके जाऊंगा, ये समझाना चाह रहा हूं एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। सीधे सीधे आए तो बहुब्री को प्राथमिकता दो। अब आए आपके सामने आ गए पुरुषों में उत्तम, तो जाहिर सी बात है ये करना पड़ेगा। ये आ जाएगा तो बहुब्री करना पड़ेगा, ये आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? ये उस पर डिपेंड करता है। एक से अधिक हो सकते हैं, पहले उतारेगा फिर और आगे बढ़ेंगे। एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। डेकोरेशन के लिए टाइम नहीं है आपके पास, आप मेहरबानी करके थोड़ा सा पास्ट उतारिएगा, क्योंकि आप हरे पीले काले पेनों का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता ही है। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 20 सेकंड में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, क्या नहीं होता? पीतांबर, लंबोदर और पुरुषोत्तम।
उतार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक पद में मैक्सिमम 3 समासों का प्रयोग करके बतलाया है, लेकिन ये बात 100% सत्य है या नहीं है, ये आपको देखने के लिए कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। उतार लिया। विशेष लगाकर लिखिएगा। विशेष लगाकर लिखिएगा। एक ही पद में एकाधिक, लंबा सही है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, लंब लिख सकते हो, लंबा लिख सकते हो, एक ही बात है। लिखिएगा आगे। विशेष लगा रहे हैं, एक ही पद में एक से अधिक, एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। एक ही पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। एक से अधिक समास हो सकते हैं यदि पद में एकाधिक समासों का प्रयोग हो, यदि पद में एकाधिक समासों का प्रयोग हो, यदि पद में एकाधिक समासों का प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास को, ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन यह सब कुछ प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन यह सब कुछ प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन यह सब कुछ प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी डिपेंड ऑन सिचुएशंस, प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे पीतांबर उड़ रहे हैं में समास है। कर्मधारय या बहुब्रीहि या तत्पुरुष या द्विगु। 1 2 3 4। पीतांबर उड़ रहे हैं में कौन सा समास है? अब यहां 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप तुक्के के हिसाब से बात करेंगे। तो तुक्के के हिसाब से तो हम डायरेक्ट कहां जाएंगे? बहुब्रीहि पर। लेकिन ये विकल्प गलत है। पीतांबर उड़ रहे हैं, इन 4 ऑप्शनों में चूंकि आपको बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन में बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां आप देखिएगा, ऐसी सिचुएशन में पीतांबर उड़ रहे हैं, इसका मतलब पीतांबर पीले वस्त्र उड़ रहे हैं, विशेषता बताने का काम हो रहा है। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय का। और देखो, पीतांबर का मतलब विष्णु है। अगर किस में? बहुब्रीहि में। तो ऐसा थोड़ा है कि विष्णु उड़ रहे हैं, भाई विष्णु भगवान उड़ रहे हैं, नहीं।
पीत अंबर यानी पीले वस्त्र उड़ रहे हैं, तो विशेषता बताने का काम किसमें होता है? कर्मधारय में। तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास को प्राथमिकता देंगे, चाहे ऑप्शन में आपके पास बहुब्रीहि समास या अन्य समास ही क्यों न हो। और ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, यदि आप पेपर उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ओके चलेगा। तो एक से अधिक समासों का प्रयोग हो सकता है, प्राथमिकता बहुब्रीहि को देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% बहुब्रीहि को देना है, यह भी अपने को देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, सभी को एक साथ नमस्कार। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों का मेल। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों का मेल होता है। जो संधि है उस संधि में और समास में अंतर की बात करें तो इधर पदों का और इधर किसका? वर्णों का मेल होता है। इधर पदों का मेल होगा। वर्णों का मेल में देखो, को प्लस ई, वर्ण मिलकर क्या बन जाएगा? कवि। कोई नहीं, को प्लस ई से बनता है कवि, संधि की वजह से। अरे अयादि संधि हो गई ना, ओ के स्थान पर आओ। इधर अब बात करेंगे पदों का मेल, जैसे जीवन और मरण, जीवन अथवा मरण, ये पद है। अब पदों का मेल क्या कहलाएगा? समास। तो क्या बन जाएगा? जीवन मरण। क्या बन जाएगा? जीवन मरण। तो समास में वर्णों का मेल होता है, माफी चाहूंगा, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है, जो आप देख पा रहे हैं। लिख लीजिएगा, संधि में वर्णों का मेल जबकि समास के अंतर्गत साथियों पदों का मेल होता है, और पद ही का मेल होकर समास बनता है। तो ये मूलतः दोनों में अंतर भी है। संधि में वर्ण मिलते हैं, समास में पद मिलते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अभी इसी पर आधारित अगला प्रश्न होगा जो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, और यहां से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे लिखिएगा, संधि तथा समास दोनों का साथ साथ प्रयोग। संधि तथा समास दोनों का साथ साथ प्रयोग। संधि तथा समास दोनों का साथ साथ प्रयोग। दोनों का साथ साथ प्रयोग। संधि तथा समास दोनों का साथ साथ प्रयोग हो सकता है। अब इस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं? ऐसा नहीं है कि जहां संधि होती है वहां समास नहीं हो सकता, बल्कि संधि और समास दोनों का साथ साथ प्रयोग हो सकता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, यसाप्यस, यसाप्यस, देवासुर, देवासुर। यहां हम बात कर सकते हैं शुभाशुभ, शुभाशुभ, और भी ये लीजिएगा पीतांबर, ये लीजिएगा लंबोदर। ऐसे उदाहरण है, इनमें संधि भी काम कर रही है और समास भी काम कर रहा है। संधि की यदि आप बात करें, चूंकि आपको संधि पढ़ाई जा चुकी है इसलिए आप आराम से उत्तर बता पाएंगे। देखिएगा, शब्द के मध्य आ आते दीर्घ संधि हो जाती है, तो यस प्लस अपयस। अगर इसकी बात करें यस प्लस अपयस, तो संधि तो कौन सी हो जाएगी?
दीर्घ संधि हो जाएगी, राइट। और यहां अगर देखो समास की बात करेंगे तो द्वंद्व हो जाएगा, जो हम पढ़ाऊंगा आगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा, यस या अपयस, द्वंद्व समास। तो संधि भी काम कर रही है, समास भी काम कर रहे हैं। यहां वही बात है, दीर्घ संधि है देव प्लस असुर, और समास है आपका द्वंद्व समास। यहां भी दीर्घ संधि है, समास आपका द्वंद्व है। पीतांबर में आपको पता होना चाहिए दीर्घ संधि है, लेकिन समास आपका बहुब्री भी हो सकता और अन्य भी। लंबोदर में आपकी गुण संधि है और समास हो जाएगा आपका बहुब्री। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका, इस पैटर्न पर भी। संधि और समास दोनों का साथ साथ प्रयोग निम्न में से किस पद में नहीं हुआ है? इन सभी उदाहरणों में संधि और समास दोनों का साथ साथ प्रयोग हम लोग देख पा रहे हैं, साथ साथ प्रयोग हम लोग देख सकते हैं। संधि और समास दोनों का साथ साथ प्रयोग आप यहां देख पा रहे हैं। यसा, अपयस, देवासुर, शुभाशीष, पीतांबर, लंबोदर, सभी में आप यहां देख पा रहे हैं कि एक से अधिक, जी हां, समास तो होते ही होते हैं, लेकिन संधि और समास दोनों का प्रयोग भी हो सकता है। एक प्रश्न आपका यहां से भी आ सकता है। अब आप लिखिएगा अगला प्रश्न। आप ये सोचते होंगे कि साहब समास की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से समास की नीड हुई है? तो लिखिएगा समास की आवश्यकता क्यों, समास की आवश्यकता क्यों। समास की आवश्यकता क्यों, क्या कारण है कि समास की आवश्यकता महसूस हुई है? लिखिएगा। अब इसके पीछे कारण क्या, समास का मतलब संक्षिप्त करना है, तो एक तो मैं ये बात बोलूं क्या, राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से 36 गढ़ों का समूह पहुंचा। एक तो उदाहरण ये था। क्या मैं पूछ रहा हूं कि इसकी समास की आवश्यकता क्यों, समास की आवश्यकता क्यों, ऐसा क्या कारण है कि समास की आवश्यकता पड़ी है? अब आप देखिएगा, राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से 36 गढ़ों का समूह पहुंचा, गढ़ों का समूह है पहुंचा। यहां देखिएगा, जब समास नहीं थे तो लोग इसी प्रकार इनको लिखा करते थे, जब समास नहीं थे। अब समास का मतलब क्या होता है, पदों का क्या करना, संक्षिप्त करना। ये तो पद ही है क्योंकि वाक्य में है, अलग अलग होंगे तो शब्द हो जाएंगे, तो शब्दों में समास होता ही नहीं है, पद है। यहां अगर हम इसको जोड़े, पढ़े, देखे, विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, तो देखो राजा का पुत्र की जगह जब समास की आवश्यकता हुई तो क्या हुआ, राजपुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी रेलगाड़ी से 36 गढ़ों का समूह यानी छत्तीसगढ़ पहुंचा। अब ये समास, राजपुत्र रेलगाड़ी से छत्तीसगढ़ पहुंचा, तो समास की आवश्यकता क्यों हुई है? इससे क्या हुआ, एक तो समय बच गया, इस रामायण को गाने में 18 सेकंड लगेगी, ऊपर वाले को 8 सेकंड में काम हो गया। तो राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से छत्तीसगढ़ पहुंचा, टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं डायरेक्ट बोल दिया राजपुत्र रेलगाड़ी से छत्तीसगढ़ पहुंचा। तो समय और ऊर्जा की बचत या कमी लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, समास की। जैसे मैंने लिखा वैसा का वैसा लिखते हुए आप जो मैं लिखा हूं वो लिखिएगा।
उतार लिए जी। देखिएगा, समय तथा ऊर्जा में बचत या कमी लाने के लिए, समय तथा ऊर्जा में बचत या कमी लाने के लिए, समय तथा ऊर्जा में बचत या कमी लाने के लिए समास की आवश्यकता महसूस हुई। समय तथा ऊर्जा में बचत या कमी लाने के लिए समास की आवश्यकता महसूस हुई। बिल्कुल, समय तथा ऊर्जा में बचत या कमी लाने के लिए समास की आवश्यकता महसूस हुई। ये तो बात रही किसकी? समास की। अब हम लोग यहाँ ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि साहब समास के कितने भेद माने गए हैं। तो लिखिएगा समास के भेद, समास के भेद। समास के भेद यहां देखिएगा, समास के भेद का मतलब क्या होगा यह भी मैं आपको बता देता हूं। आपको बता दिया गया है कि समास में कम से कम 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। तो लिखिएगा पद या रचना के आधार पर, पद या रचना के आधार पर समास के, पद या रचना के आधार पर समास के, पद या रचना के आधार पर समास के 4 भेद माने जाते हैं। पद या रचना के आधार पर समास के 4 भेद। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि पद पे आधारित है समास, तो एक समास तो कौन सा होगा? जिसका प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, नंबर 1। लिखिएगा जिसका प्रथम पद प्रधान हो। एक तो वह समास होगा। एक समास कौन सा होगा? जिसका द्वितीय पद, जी हां, जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। एक समास आपका वो भी हो जाएगा जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। एक पहला जिसका प्रथम पद प्रधान हो, एक वह समास होगा जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। एक वह भी समास होगा जिसके दोनों ही पद, जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, जिसके दोनों ही पद प्रधान हो। एक वह भी समास होगा जिसके दोनों ही पद प्रधान हो। और पदों की बात आ रही है तो एक समास वह भी होता है जिसके दोनों ही पद, जिसके दोनों ही पद प्रधान न हो, जिसके दोनों ही पद प्रधान न हो। एक वह भी समास होगा जिसके दोनों ही पद प्रधान न हो। तो पद या रचना के आधार पर समास के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, यही तो बात होगी। पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, दोनों ही पद नहीं। प्रथम पद जिसका प्रधान होता है वो अव्ययभाव समास होता है। तो एक तो हो गया आपका अव्ययभाव समास। जिसका प्रथम पद प्रधान होता है तो वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है। एक समास वह भी होता है जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। तो द्वितीय पद प्रधान होगा तत्पुरुष का, द्वितीय पद प्रधान होगा कर्मधारय का, द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा द्विगु का, 3 का। द्वितीय पद प्रधान होता है द्विगु तक का। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है। पहला पद प्रधान अव्ययभाव का, द्वितीय पद प्रधान इन तीनों का। और जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। कौन सा?
द्वंद्व समास, जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। एक वह समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। बोलिए, बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों ही पद प्रधान न हो, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पद या रचना के आधार पर समास के कितने भेद होंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। कितने? 4। जबकि वैसे 4 होते हैं, लेकिन आप करें तो कितने? 4। ये नया शब्द कहां से लेके आ रहे हो आप लोग? तो हाँ जी, ढूंढ के लेके आते हो? मैं बोल रहा हूं पद या रचना के आधार पर समास के 4 भेद माने गए। अगर ऑप्शन में आए निम्न में से समास के कितने भेद है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 6। समास के भेद कितने? 6। पद या रचना के आधार पर 4, क्योंकि पद, पहला पद, दूसरा पद, दोनों ही पद नहीं, यही तो होना चाहिए। तो वैसे देखो आप, ये हो गए 6, यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6, तो आप नीचे विशेष लगा कर लिख लीजिएगा। सार्वभौमिक दृष्टि से समास के, सार्वभौमिक दृष्टि से समास के सार्वभौमिक दृष्टि से समास के 6 भेद माने जाते हैं। सार्वभौमिक दृष्टि से समास के 6 भेद। और यदि ऑप्शन में आए क्या कि पद या रचना के आधार पर, तो पद या रचना के आधार पर समास के सिर्फ 4 भेद होंगे। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां यह बात आपको नोट करनी होगी है। नंबर 1, पहला समास लिखिएगा, अव्यय भाव समास। अव्ययी भाव समास, पहला समास। ठीक है। मैं आपको केवल और केवल नाम के आधार पर समास पढ़ाऊंगा, कुछ भी देखना नहीं है। जो उलझन थी ना भाई, पता नहीं क्या होता, कहां क्या होता, कुछ भी नहीं है। 6 समास का नाम होगा ना, इस नाम से काम हो जाएगा। जैसे किसी का नाम लेते काम हो जाता है ना, वैसे नाम से काम है। अंदर कुछ भी नहीं है इनके। बस हम लोग तो रटते आए हैं संस्कृत में, पता नहीं ऊ आ ई मिलते वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, आपको एकदम प्रैक्टिकल समझाता हूं। और ये चीजें एक दिन में नहीं आती, टीचर को भी बहुत लंबा चौड़ा सफर तय करना पड़ता है उसको। जैसा कि आपको बताया जा चुका, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक समास में कम से कम तो 2 पद होने चाहिए। इसमें 2 पद हो गए। पहला कौन सा? अव्यय, और दूसरा कौन सा? भाव। राइट। तो इसकी पहचान क्या होगी? प्रथम पद क्या होता? अव्यय। देखो अव्यय है ना, अव्यय तो जानते होंगे, पढ़ाए जा चुके, जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी के अनुसार नहीं बदलते। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 ही अव्यय। अव्यय 4 ही तो है। तो जिन शब्दों का रूप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार, काल के अनुसार नहीं बदलता, वो अव्यय होते हैं। जैसे एक उदाहरण यहीं दे देता हूं समझाने के हिसाब से। यथा, कोई सा भी लिंग हो, यथा लड़का, अब लड़की लगा लो, यथा लड़की, लड़के लगा लो वचन, यथा लड़के। इस यथा में परिवर्तन होगा क्या? यथा, यथी, यथे बनेगा क्या? नहीं। तो ये शब्द क्या? अव्यय है। तो पहला पद इसमें क्या होना चाहिए? बोलिए। प्रथम पद नाम के अनुरूप क्या होना चाहिए? अव्यय।
ठीक है। आपको एक बात और बताई थी मैंने, अभी बताई थी, क्या कि प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। यह भी आपको बताया गया। पहला पद अव्यय होगा, पहला पद क्या होगा बोलिए, प्रधान होगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रथम पद, तीन चीजें बता देता हूं। प्रथम पद उपसर्ग युक्त होते हैं, पहला पद उपसर्ग युक्त होता है। आप देखते हो ना, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्येक, प्रतिक्षण, तो प्रति, प्रति, स परिवार, स सम्मान, स भरपेट, भरपेट जो भी है, भर, स प्रति, आदि जो भी है ना, वो क्या है, उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग युक्त होते हैं, लेकिन कृपया यात्रीगण ध्यान दे, अ ना को शु दूर दुष, दूर दुष को छोड़कर शेष सभी का प्रयोग इसमें होता है। मतलब ये नहीं होनी चाहिए, दूर दुष ये नहीं होने चाहिए जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। ए ना को शो दूर दुष को छोड़कर शेष सभी का प्रयोग इसमें होता है। इसका मतलब फिर इनका कहां प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है कर्मधारय में। कहां, जैसे कुशासन, शासन कैसा है, विशेषता बता रहा, कु है, इनको छोड़ना पड़ेगा। और अन्यथा मोस्टली सभी पद क्या होते हैं, उपसर्ग युक्त होते हैं। तो प्रथम पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। इसी प्रकार शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड। एक ही वर्ड की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन, धीरे धीरे, सने सने, वो सब किसके उदाहरण होते हैं, अव्ययभाव। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इसमें। ये जो पूरी की पूरी रामायण थी, पूरा का पूरा जो गीता, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। फिर बोल रहा हूं, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद उपसर्ग युक्त और शब्दों की आवर्ती। अब मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले आप उतारिएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो पढ़ाई पे यार, कोई बच्चे थोड़े हैं आप। अव्ययभाव समास का एक बार पुनः समझिएगा। सीमा यादव कह रही कि सर आपकी कोई बुकलेट है क्या मार्केट में, तो बताना प्लीज। सर्वोत्तम के नाम से हिंदी व्याकरण की बहुत ही धांसू वाली बुक आती है, वो कहीं भी मिल जाएगी, राजस्थान के कोने कोने में, जहां भी आप विराजते हैं, जिस भी भाग में रहते हैं। क्यों विराजते, गलत बोला क्या मैंने, क्या बोलना चाहिए, जहां आप फोड़ते हैं ये बोलूं, विराजते का मतलब रहते हैं, यही तो होता है। ओके, अब मैं इसके उदाहरण दे रहा हूं, चलिएगा। देखो, समास और सामासिक पद, एक सामासिक पद होता है, एक सामासिक विग्रह होता है। तो इधर पद होंगे सामासिक पद और उधर हो जाएंगे सामासिक विग्रह।
लिखिएगा यथाशक्ति, यथा विधि, यथा विधि, यथा योग्यता, यथा योग्यता, यथाक्रम सपरिवार प्रत्येक, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एक्चुअल में क्या, जब मैं बीच में रुकता हूं तो मैं भूल जाता हूं, नहीं भूलने का मतलब जो सीक्वेंस टूट जाता है मेरा। यथा शक्ति, यथा विधि, यथा योग्यता, यथा क्रम सपरिवार प्रत्येक, प्रत्येक प्रतिदिन विज्ञान विशेष, विज्ञान विशेष भरपेट रातों रात बातों बात बीचों बीच सने सने धीरे धीरे ये सब उदाहरण इसके अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, वापिस आ रहा हूं, पहले कुछ भी नहीं देखना, वापिस आ रहा हूं, चिंता मत करो, इनमें कुछ भी नहीं देखना अपने को, बस भेजिए मेरे को परिचयात्मक भूमिका, प्रत्येक समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए, एक पद का समास नहीं होता, तो 2 पद की बात आ रही है तो कर ही लेते हैं। यथा यथा यथा, देखो आप सपरिवार में स प्लस परिवार, प्रति प्लस एक, फिर देखो आप प्रति प्रति वि भर रातों रात बातों बात बीचों बीच। ठीक है, अब डायरेक्ट सुनिए आप, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपसे केवल बात शब्द में समास पूछा जाए तो कोई नहीं होता, बीच में कोई समास नहीं होता, पेट में समास नहीं है, विज्ञान में समास नहीं है, दिन में समास नहीं है, और नहीं वी में समास है, नहीं भर में, न रात में, न बात में। समझ गए? अरे 2 पद मिल रहे हैं इसमें, एक पद का समास नहीं होता। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई है। अब आइए, हमारा मत क्या कह रहा था, बोलिए। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद उपसर्ग युक्त हो, प्रथम पद अव्यय हो, आ जाइएगा यहां तक। पहला पद अव्यय, यथा को आप लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलेगा, नहीं बदलेगा। यथा लड़का, यथा लड़की, यथा कुछ नहीं होगा। देखो स उपसर्ग, उपसर्ग प्रति है, ये प्रत्यय नहीं है, प्रति प्लस एक उपसर्ग है, ये आ जाइएगा। ये सब क्या है, उपसर्ग है यहां तक। और ये क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड, शब्दों की क्या है, आवृत्ति। 3 बातें बताई थी, तीनों के उदाहरण दे दिए। अब सामासिक विग्रह की हम बात कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो आ जाइएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति लिखिएगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, परिवार सहित, परिवार सहित, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 by 1, दिन के बाद दिन,
दिन के बाद दिन, विशिष्ट ज्ञान, विशेष रूप से शेष, विशेष रूप से शेष, भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में, बीच ही बीच में, बीच ही बीच में, सने ही सने, सने का मतलब भी धीरे होता है, सने ही सने, धीरे ही धीरे, सने ही सने, धीरे ही धीरे। कौन सा समास है ये? बोलो, समझ में आ गए क्या? सारे आ जाएंगे, एक ही नहीं, सारे भूमिका के साथ। नंबर 2, नंबर 2, द्विगु। दूसरा समास लिखिएगा द्विगु। अब आप देखिएगा, क्या प्रधान से आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रधानों को हर कोई नहीं समझ सकता। प्रधान पे आप मत जाइएगा। आप अगर प्रधान के चक्कर में फंसेंगे, प्रथम पद जो अव्यय होता है वही प्रधान होता है, एज। तो स्पेशल प्रधान, प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, इससे आप नहीं पहचान पाएंगे। वो गौण तरीका है। काम हो क्या जाएगा, हो रहा है, होता है। ये तो ज्यादा है, नॉलेजफुल है काम। लाखों उदाहरण दे दो इस बेस पर। अव्यय का मामला है, प्रथम पद जो अव्यय होता, अव्यय का मतलब यहाँ प्रधान है, मतलब यूं है, यूं समझिए। उसका कोई अलग से उदाहरण नहीं है, मतलब यूं समझिए। नंबर 2, दूसरा समास क्या है, बोलिए? देगु। अब आप मानो कुछ भी नहीं आते हैं, आप अपने आप को ठूंठ मानिएगा। और मानेगा क्या, मुझे नहीं पता, जो है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप मुस्कुरा रहे, इससे पता चल रहा है कि वास्तव में आप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठूंठ नहीं है आप। उससे पहले भी आप में कर्मधारी समाज जुड़ेगा, महा लगाना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है क्या, द्विगु समास। नाम से बता दूंगा, प्रत्येक समास में कम से कम कितने पद होने चाहिए? 2 पद, कम से कम 2। द्विगु आ गए ना, 2 पद हो गए। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। तो अब देखो आप, यहां द्विव का मतलब होता है 2, द्विव 2, और गु का मतलब होता है गाय, 2 गाय। अर्थात 2 गायों का समूह है, अर्थात 2 गायों का समूह बराबर क्या बनेगा? द्विगु। 2 गायों का समूह बराबर क्या बनेगा? द्विगु। बस इतना देखना है। अब और रुको, आप देखिएगा, पहचान पहले आप समझ लीजिएगा। प्रथम पद संख्या, कितना भी उदाहरण होंगे ना, संख्या यानी NUMBER, पहला पद संख्या ही होगा। जैसे अपन बोल देंगे सप्तऋषि, अष्टावक्र, नवरत्न, शताब्दी, छत्तीसगढ़, इतना ही बहुत है। तो पहला पद क्या होता है? नंबर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं इकतारा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवटी, षडानन, सप्तऋषि, अष्टावक्र, नवरत्न, शताब्दी, छत्तीसगढ़, डायरेक्ट बता दो पहला पहला देख के। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्या, क्योंकि इधर भी क्या बोलो?
द्विव यानी दो होते, पहला संख्या ही है, पहला पद संख्यावाची, जबकि द्वितीय पद द्वितीय पद क्या है? गाय। गाय क्या है? संज्ञा। संज्ञा NOUN। द्वितीय पद क्या होता है? नाउन। प्रथम पद संख्या होता है, नंबर होता है, और द्वितीय पद क्या होता है? नाउन यानी संज्ञा होता है। पहला पद संख्या और दूसरा पद, बस। किससे पता चल रहा है? नाम से। द्विव यानी दो और गु यानी गाय। दो गायों का समूह या समाहार क्या कहलाता है? द्विव को। उतार लो यहां तक, बस ये इंपॉर्टेंट है। और तो फिर रामायण है, सब कुछ मोह माया है। वैसे मोह माया के पीछे तो दौड़ ही रहे हैं आप सुबह लोग। आपका भी स्वार्थ तो है, ऐसा नहीं कि सर का ही स्वार्थ है, सर से भी महास्वार्थी तो आप है। उतार लिया? द्विव यानी दो, गु यानी गाय, प्रथम पद संख्या, द्वितीय पद संज्ञा। खत्म। मस्त रहो, बस इतना याद कर लो। अब आपको कुछ नहीं लिखना, मैं ही लिखूंगा, फिर आप देखते रहो जो मैं लिख रहा हूं सही है या गलत है। पहले एक बार देख लेना, फिर उतार लेना। एक तारा एकांकी द्विपुर, और आप लिखो तो लिख लो भाई, मैं तो रुकूंगा नहीं, लेकिन द्विपुर दोरा है, द्विपुर दोरा है, त्रिपिटक त्रिफला त्रिवेणी त्रिशूल त्रिलोक चवन्नी चौमासा चौपाल चतुर्वेदी चौराहे लिख लिया? चौराहा के बाद पंसेरी, पंचवटी, पंचांग, पंचायत शरणनगरी, शरणमार्ग, षडानन, सप्तऋषि, सप्ताह, अठन्नी, अष्टावक्र, नवरत्न, नवरस, शताब्दी, छत्तीसगढ़, लिखते रहिए आप तो, बस मस्त रहो यार। लिख लिया? और चलो
पुस्तक द्वे, बालक द्वे, पीटक त्रये। यहाँ क्या लिखा मैंने? पीटक त्रय से पहले त्रिपीटक लिखा होगा ना, 3 में, सही है। पीटक त्रये, पीटक त्रये, लोक त्रये, लोक त्रये, आश्रम चतुष्टे, वेद चतुष्टे, आश्रम चतुष्टे, वेद चतुष्टे, तीस मार्खा, वीर सतसई, वीर सतसई, उतार लीजिएगा। लिख लिया? वापिस आ जाइएगा। अगर नहीं उतार पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पता बहुत होशियार बच्चे भी इस क्लास में जो सर बोलने से पहले उतार लेते हैं। एक दिन आपका गृह कार्य भी चेक करना पड़ेगा कि आपका क्या लेवल है। देखो, कुछ भी नहीं देखना, प्रत्येक समास में कम से कम, बोलिए, देख लो आप, सब में 2 पद है इनमें। और पहला पद क्या है? संख्या है सभी में। एक तारा, एक तार वाला, देखो, एक तार वाला, एक अंक वाला, 2 पुरों का समूह है। पुर का मतलब होता नगर। 2 राहों, राहों का मतलब होता रास्ते, कहते हैं ना राहें जुदा जुदा। 2 रास्तों का समूह है। 2 पुर का मतलब होता नगरों का समूह। 2 राह है, 2 रास्तों का समूह। 2 रास्तों का समूह। 3 पिटकों का समूह है। 3 पिटकों का समूह है। त्रिपिटक, 3 पिटकों का समूह है। पिटक बौद्ध धर्म में चलते हैं। अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, पूरा का पूरा बौद्ध धर्म इन्हीं पर आधारित है। त्रिफला, 3 फल, फल देखो, फल, फल यानी पलक है ये। त्रिफला, फल, फल यानी पलक होते हैं ना। 3 फलों, फलों यानी पलकों का समूह। 3 वेणियों का समूह, वेणी का मतलब होता है नदी। 3 वेणियों का समूह है। 3 वेणियों का समूह। 3 शूलों का समूह है। 3 लोकों का समूह है। 3 लोकों का समूह, त्रिलोक। लिख लिया? चवन्नी, जो कहीं नहीं चलती, क्लास में चलती है। चवन्नी ये हमारे जमाने में चला करती थी, आपने भी देखी है क्या? तो इसका मतलब हमारे जमाने की आप भी यही तो जानना चाहता हूं मैं। 4 आनु का समूह है। 4 आनु का समूह है चवन्नी। लिख लो, हमारी भी चलने लग गई है कक्षा में, ठीक है। चौमासा, 4 मासों का समूह है। 4 महीनों का समूह चौमासा कहलाता साथियों। चौपाल, 4 पालों का समूह है। चौपाल 4 पालों का समूह है, चौपाल। चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह है। चतुर्वेदी 4 वेदों का समूह है। चौराहे,
4 राहु, राहु का मतलब होता है रास्तों का समूह है, 4 रास्तों का समूह है, चौराहा है। पंसेरी लिखो 5 शेरों का समूह है, 5 शेरों का समूह है पंसेरी, 5 शेरों का समूह है। और तुम मरवाओगे क्या मैडम, ये शेर लिख के किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो लिख रखा, सुधार लो आप सब लोग, वो तो मुझे भी पता है। ये लिख रही है 5 शेरों का समूह। दादा अगर आ गए तो ले बैठेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देवों के देव महादेव खड़े हैं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिएगा। फिर भी मेहरबानी करके शेर की जगह शेर ही लिखो केजी। अरे तुम बड़े हो के बच्चों को ये मत पढ़ा देना 5 शेरों का समूह, ले बैठेंगे। ये शेर तो क्या हो गया पता आपको, टाइगर। ये शेर केजी है, तो नीचे वाला मतलब को काटो उसको, नहीं तो आपके पोते पोते क्या कहेगी आपको कि दादी माँ आप में शेर और शेर में भी अंतर पता नहीं था क्या। पंचवटी 5 वटों का समूह है, 5 वटों का समूह है, लिखिएगा पंचवटी 5 वटों का समूह है। मुझे पता है किस किस ने लिखा, यहां से पता है मुझे, देख लो आप, हाथ चलता है ना आपका। मैं 50 उदाहरण देके बता सकता हूं कि ये उदाहरण आपने गलत लिखे हैं। ये इसलिए नहीं कि दुनिया सभी गलत लिखते हैं, तो आप कौन सा सही लिखेंगे। ये पंचांग 5 अंगों का समूह है, पंचांग 5 अंगों का समूह है। पंचायत 5 आयत, आयत का मतलब होता गांव। आयत लिखो यार दादा, पंच आयत ब्रैकेट में लिखो गांव। पंच आयत, आयत का मतलब गांव का समूह बराबर पंचायत, ठीक है। षड नगरी 6 नगरियों का समूह है, 6 नगरी 6 नगरियों का समूह। 6 मार्गों का समूह है, षण मार्ग 6 मार्गों का समूह है, 6 मार्गों का समूह है। सट आनन 6 आननों का, सट आननों का समूह, 6 आननों का समूह है। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह है, 7 ऋषियों का समूह है। देख लिया। सप्ताह है, सप्त यानी 7, आह का मतलब होता है दिन, सप्त अहन का समूह है, अहन, अहन यानी दिन, 7 दिनों का समूह है। सप्त ऋषि में 7 ऋषियों का समूह है। ये हो जाएगा सप्त अहन, अहन का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखो दिनों का समूह है, 7 दिनों का समूह है। अठन्नी 8 आनों का समूह है, अठन्नी बराबर 8 आनों का समूह है। 8 आनों का समूह है। अष्टावक्र 8 वक्रताओं का समूह है, 8 टेढ़े मेढ़ों का समूह, अष्टवक्रताओं का समूह है। अष्ट यानी 8, वक्रता का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, अष्टवक्रताओं का समूह है। 9 रत्नों का समूह है, 9 रत्नों का समूह है। 9 रसों का समूह है। 100 वर्षों का समूह है।
100 वर्षों का समूह है, 36 गढ़ों का समूह है, 36 गढ़ों का समूह है। अब यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन आपके मस्तिष्क में यह भी प्रश्न उठता होगा कि सर ये क्या मामला है, ये क्या है? इसमें तो दूसरा पद वो हो रहा है संख्यावाची, हिंदी में करो। देखो आगे, 2 पुस्तकों का समूह, हिंदी में तो 2 पहले आ रहे हैं, तो संस्कृत में ऐसे भी आते हैं। देखो 2 पुस्तकों का समूह है, 2 पुस्तकों का समूह है। दो बालकों का समूह है, 2 बालकों का समूह है। 3 पिटकों का समूह है, त्रिपिटक, 3 पिटकों का समूह है। लोकत्रय, 3 लोकों का समूह है। आश्रम चतुष्टय का मतलब होता है 4 आश्रमों का समूह है, 4 आश्रमों का समूह है। लिखो ब्रैकेट में, जिनमें से एक तो बीत चुका है, बीतने वाला लिख लो, एक बीतने वाला है। 4 आश्रम होते। जब 100 वर्ष का समय आकलन किया जाता था, मैं आपको बता देता हूँ ज्ञानवर्धक बात, तब मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था 100 वर्ष के हिसाब से। आज क्या है बताओ, 60 वर्ष का जीवन है, तो आप कितने भागों में बांटेंगे? 4। तो 15, यानी पहला आश्रम तो बीत गया होगा, आप सभी का बीत गया होगा शायद, या कोई अभी पहले आश्रम में भी चल रहे हैं? कुछ 15 साल से भी छोटे हैं क्या आप में से? है 1-2। दूसरा कब तक चलेगा? 30 तक। अभी कोई 30 वाले भी हैं क्या? 2-4 तो ऐसे बेटे जिनका 4थे आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो सबका ही आएगा, इनका आया तो आपका भी आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ 4 आश्रमों का समूह। देखो आगे, 4 वेदों का समूह, 4 वेदों का समूह। लिख लिया? 30 मारखां जैसी कथाओं का समूह, 30 मारखां जैसी कथाओं का समूह, 30 मारखां जैसी कथाओं का समूह, 30 मारखां जैसी कथाओं का समूह। 700 वीरता संबंधी कथाओं का समूह, 700 वीरता संबंधी कथाओं का समूह, 700 वीरता संबंधी कथाओं का समूह। वेताल 25, अगला उदाहरण लिखो, वेताल 25, वेताल 25, इसमें लिखो 25 वेताल संबंधी कथाओं का समूह, 25 वेताल संबंधी कथाओं का समूह, 25 वेताल संबंधी कथाओं का समूह। लिख लिया? वेताल 25, 25 वेताल संबंधी कथाओं का समूह। कौन सा समास है? द्विगु। कैसे याद करेंगे? पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा। दोनों समास समझ में आ गए। शेष 4 समासों के बारे में हम लोग चर्चा सुबह के समय यानी 7 बजे से 9 बजे तक करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।